दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार की न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन से पहले नाश्ता भी मिलेगा। अब इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों की सेहत को लेकर बिहार सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। बहुत जल्द बिहार के सभी स्कूलों में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार के करीब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील दिया जाता है। अब इन बच्चों को बहुत जल्द नाश्ता भी दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी स्कूली बच्चों का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने प्री नर्सरी और प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए मध्याह्न भोजन से पहले नाश्ता देने की योजना को सहमति दे दी है। बहुत जल्द बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो कल किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी बीच खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर पहुंची राजद अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के लिए राजद नेताओं ने सड़क पर हांडी फोड़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार को किसान का दुश्मन बताया। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में आरजेडी के अनेक कार्यकर्ता हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 को जाम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी नेता केदार यादव ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में नहीं सोचती है, किसानों की अनदेखी करती है। करीब 1 साल से कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह गूंगी सरकार सुनने के नाम ही नहीं ले रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। यह सरकार को ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको बता दूं कि कल भारत बंद के दौरान दिल्ली से लेकर केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। एक तरफ जहां केरल में सड़कें खाली दिखी, वहीं गुरुग्राम में जगह जगह जाम देखने को मिला। इतना ही नहीं, पंजाब में भी किसानों ने कई जगह पर रेल रोकी। किसान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को कई घंटों तक जाम से जूझना पड़ा। जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, भारत बंद को लेकर लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर बनने के बाद रविवार की शाम शुभम कुमार पहली बार अपने गांव कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कुम्हड़ी पहुंचे। पाक डोगरा से सड़क मार्ग होते हुए वे गांव आए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर, आरती उतारकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करते ही मां पूनम सिंह ने शुभम को तिलक लगाया। शुभम कुमार ने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ पूर्णिया के एसडीसी अनुपम कुमार, सहरसा के डीएसपी ब्रह्मदेव मेहता भी शामिल थे। वहीं बाद में कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने भी कुम्हाड़ी पहुंचकर शुभम से बातचीत की और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यह सांसद ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मोबाइल पर बात करवाई। शुभम को मुख्यमंत्री ने सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि यह कटिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने शुभम के पिता देवानंद सिंह और माता पूनम सिंह से भी बातचीत की। शुभम कुमार ने कहा कि इस सफलता से अपने माता पिता, चाचा चाची का सपना पूरा किया है। मुझे लगातार घर परिवार से मदद मिली है। अपने परिश्रम और पढ़ाई के लिए लगातार मुझे मेरे परिवार मेहनत के लिए प्रेरित करते रहे हैं। शुभम ने कहा है कि देश में समस्या है, पर देश में लगातार विकास से बदलाव भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के बाद देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी जरूर है, पर कई योजनाएं भी चल रही है। युवाओं को जोश के साथ उन योजनाओं में क्रियाशील होना होगा, तब जाकर देश की हालात सुधरेगी। दोस्तों बदलते दौर में सरकार ने जेल की कोठरी में सजा काट रहे बंदियों को बड़ी राहत देते हुए मुक्त करने की योजना को अमल में लाने की कवायद तेज कर दी है। जेलों में बंदियों की अधिकता और संक्रमण के दौर को देखते हुए जहां 10, 7, 5, 2 और 1 साल की सजा काट रहे बंदियों को शर्त पर मुक्त करने को हरी झंडी दे दी है। यह सरकार ने 14 साल की वास्तविक सजा काट लेने वाले बंदियों को भी मुक्त कर देने की कवायद शुरू कर दी है। 10 साल की सजा पाए बंदी की सजा जेल में अब 6 महीने कम है, तो उन्हें
मुक्ति के दायरे में रखा जाएगा। उसी तरीके से 7 साल की सजा पाए बंदी की सजा 3 माह कम हो, जब 5 साल की सजा पाए बंदी को सजा 2 माह कम हो, 2 साल की सजा पाए बंदी की 1 माह कम हो और 1 साल की सजा पाए बंदी की सजा 15 दिन कम हो तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जेल से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत का चुनाव हो रहा है, जब पहले चरण भी समाप्त हो चुका है। जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सहरसा से एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुखिया प्रत्याशी का पति अपने पत्नी के लिए प्रचार करने के लिए निकला है। ये सामान्य सी बात है। आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि मुखिया प्रत्याशी के पति साथ में राइफल लेकर चल रहा है। वायरल तस्वीर के संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि राइफलधारी व्यक्ति सौर बाजार प्रखंड के रौता खेम का रहने वाला है। जहां पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति का नाम देवानंद यादव है और वह अपनी पत्नी गुड्डी देवी के लिए प्रचार कर रहा है। रौता खेम पंचायत से उसकी पत्नी मुखिया पद की प्रत्याशी होगी। जहां देवानंद यादव पर आधा दर्जन से भी अधिक हत्या सहित कई संगीन आरोप लग चुके हैं। हालांकि इस तस्वीर की केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और एबीपी न्यूज की साइट से यह तस्वीर लिया गया है। दोस्तों, बिहार में आई बाढ़ के चलते 6 जिलों में करीब 88 करोड़ रुपए की गन्ने की खेती बर्बाद हुई है। यह फसल क्षति की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित हजारों किसानों को फसल इनपुट दिया जाएगा। बाढ़ से 48,781 हेक्टेयर रकबे में फसल का नुकसान हुआ है। यह रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान चंपारण क्षेत्र में हुआ है। गन्ना उद्योग विकास विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग की तरफ से किए गए सर्वे में बिहार की 1054 पंचायतों में गन्ने की खेती सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुई है। ये सभी पंचायतें कुल 79 प्रखंडों के दायरे में आती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने सोमवार को आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश में भाजपा के सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट करार दे दिया है। जब शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में बीजेपी से पूछा है कि क्या सत्ताधारी पार्टी की राजनीति बिना पाकिस्तान का नाम लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। शिवसेना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार असदुद्दीन ओवैसी है। यही कारण है कि उनकी पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है, जहां राज्य में जाति और धार्मिक दुश्मनी पैदा करने की पूरी तैयारी है। शिवसेना ने कहा है कि 2 दिन पहले प्रयागराज से लखनऊ जाते समय रास्ते में ओबीसी के समर्थक जमा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जब बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने नहीं आए, अब राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ओबीसी पहुंचे हैं, वे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, अपने निरंकुश समर्थकों को भड़काते हैं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। यह पार्टी ने आगे दावा किया है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान समान सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की थी। शिवसेना ने आगे कहा है कि अगर ओबीसी कट्टरता पर नहीं उतरे होते तो फिर बिहार में सत्ता की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में होती। लेकिन एक बार इस व्यापारिक नीति ने वोट बांटने और कट्टरता का सहारा लेकर जीत हासिल करने का फैसला किया है। तो क्या किया जा सकता है? मुखपत्र में शिवसेना ने कहा है कि ओबीसी जैसे नेताओं को पहले भी कई बार तैयार किया गया और समय के साथ उन्हें नष्ट कर दिया गया। जब देश का मुस्लिम समुदाय समझदार हो गया है, वे समझने लगे हैं कि उनके हित में क्या है। ओबीसी पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की गंदी राजनीति कर रहे थे। ममता बनर्जी पराजय हो, इसके लिए मुसलमानों को भड़काने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुसलमान आदि सभी ने ममता बनर्जी को खुलकर अब मतदान किया तथा ओबीसी की गंदी राजनीति को नकार दिया। दोस्तों, बिहार में गरीब परिवारों के बीच राशन का अनाज बांटने में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार को ऐसे सैकड़ों राशन डीलरों की शिकायत मिली है जो समय पर अनाज नहीं बांटते हैं और अधिक पैसे लेते हैं, या कालाबाजारी करते हैं या फिर कम वजन तौल कर देते हैं। यह सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे 134 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश संबंधित जिलाधिकारी को दिया है, जहां उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। 43 डीलरों पर अनाज योजना का चावल गेहूं की कालाबाजारी की शिकायत मिली है, जिसकी जांच हो रही है। यह जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। कालाबाजारी का मामला सही पाए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। कम वजन देने की 256 शिकायतें मिली है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को डीलरों द्वारा लाभुकों को राशन में कम देने की शिकायतें भी मिल रही है। ये शिकायतें औरंगाबाद, नवादा, गया, शेखपुरा, बांका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, सारण, मधुबनी, सुपौल और मधेपुरा से मिली है। जहां अब तक 256 जन शिकायतों पर अनुमंडल अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। तो केडीबी लाइव आपसे भी सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके डीलर भी आपको अनाज कम दे रहे हैं? अगर हां, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर कोई भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, आयुष्मान भारत कार्ड डिजिटल मिशन क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल शुभारंभ किया गया, आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के हेल्थ आईडी कार्ड तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चला रहा है वह आज से एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। कल एक ऐसे मिशन की शुरुआत हुई है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जब पीएम मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में 4G सेवा के जरिए पिछले 5 सालों में कितना बड़ा बदलाव हुआ है यह सभी देख रहे हैं। जी हां, अब बारी 5G की है तो बदलाव की गति को और भी कई गुना अधिक तेज कर देगा। जब भारत में अभी 5G की लॉन्चिंग नहीं हुई है, ट्रायल की प्रक्रिया जरूर चल रही है और इसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। इस बीच 5G के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खास जानकारी यह है कि मोबाइल कंपनियों ने बिहार में 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 4G टावरों को नए उपकरणों के जरिए 5G के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि कई तरह की अफवाहों के चलते लोग अपने इलाके में 5G सेवा को लॉन्च करने का विरोध भी करने लगे हैं। जब बेगूसराय जिले के वीरपुर पश्चिमी पंचायत की वार्ड संख्या 13 केलाबाड़ी टोले में लगे नवनिर्मित 4G टावर में 5G उपकरण लगाने का रविवार को ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि टावर लगाने के समय ही इसी समझौते के आधार पर टावर लगा दिया गया था कि इसमें केवल 4G का काम ही होगा। 5G उपकरण लगाने पर वहां के लोग आक्रोशित हो गए और उपकरण लगाने से मना कर दिया। जब बिहार में मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली 2 प्रमुख कंपनियां एयरटेल और रिलायंस जियो ने 5G लॉन्चिंग से पहले की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले पटना और आसपास के इलाकों में इस सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि मोबाइल कंपनियां जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों के टावरों को भी अपडेट करने में जुट गई है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पूरे राज्य के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी, यानी कि 5G की सुविधा मिलने लगेगी। हमने राम का विरोध कहां किया है? हमने तो यह कहा है कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम तो बस प्रकृति को मानते हैं, भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। रामायण में बहुत अच्छी बातें कही गई है जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में रामायण पढ़ने की बात कही गई है, बिहार में भी रामायण पढ़ाई जाए तो मैं इसका निर्णय का स्वागत करूंगा। ये बातें हम नहीं बल्कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मरोड़ा के भगवानपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। सर्वदलीय बैठक के बाद 11 सदस्यीय टीम प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, जिसमें वे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मजबूत है और 5 सालों तक चलेगी। दोस्तों, क्या बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन टूट जाएगी? ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सवाल दिल्ली में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी है। और क्या क्या बातें कही है तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो जातीय आधारित जनगणना के मसले पर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दलों भाजपा और जदयू के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड हर हाल में जातीय जनगणना की मांग पर अड़ा है, तो भाजपा इसे गैर जरूरी और अव्यवहारिक भी बता रहे हैं। दिलचस्प बात है कि इस मसले पर जदयू और आरजेडी की राय बिल्कुल एक जैसी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच तमाम तरह के चर्चाएं और क्यास भी लगाए जा रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में ये पूछे जाने पर कि क्या इस मसले का असर भाजपा के साथ गठबंधन पर पड़ेगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या पर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान ये भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर से इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक करके मशवरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, एआईएमआईएम के चीफ
असदुद्दीन ओबीसी मुसलमानों को नेतृत्व मुहैया कराने के मुख्य मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ओबीसी ने यूपी के मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है, जहां ओबीसी ने कहा है कि यहां मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी है। यहां मुसलमानों के मुद्दे को उठाने वाला कोई नेता नहीं बचा है। कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओबीसी ने कहा है कि मुसलमानों की स्थिति बारात में बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है, जहां उन्हें यानी कि मुसलमानों को पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अब मुसलमान संगीत नहीं बजाएंगे। यूपी में हर जाति का एक नेता है। यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक भी नेता नहीं है। ओबीसी ने आगे कहा है कि यूपी की जेलों में 27% कैदी मुसलमान है। ये भारत सरकार का डेटा है। ओबीसी ने आरोप लगाया है कि चाहे मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19% है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य की 403 में से 82 विधानसभा सीटों में मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, सारण, गया, औरंगाबाद सहित बिहार की कई जिलों में बालू सस्ती होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने 1 अक्टूबर से बालू खनन करने के आदेश दे दिए हैं। जो आपको बता दूं कि बिहार में बरसात के कारण बालू खनन को रोक दिया गया था, जिसके कारण बालू की कालाबाजारी शुरू हो गई थी और बालू के दाम में लगातार वृद्धि हो रही थी। लेकिन अब लोगों को बालू की बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को पहले से तय कीमत पर ही बालू मिलनी शुरू हो जाएगी। खान मंत्री जनक राम ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास में खान विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। खबर के अनुसार लोगों को पहले से तय कीमत पर भी बालू मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां खान मंत्री जनक राम ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास में खान विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बालू खनन को जल्द से जल्द शुरू करने पर चर्चा किया गया। जहां मंत्री ने बताया कि खान विभाग सरकारी रेट पर ही पहले की तरह ही बालू बेचेगी। 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होने के बाद लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी और घर मकान बनाने वाले लोगों को सस्ती कीमतों पर बालू मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का असर मुजफ्फरपुर, वैशाली, आरा, पटना, बेगूसराय, जहानाबाद, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, गोपालगंज, अरवल समेत कई जिलों में देखा गया। जिलों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार आ रही थी। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने बंद को समर्थन दिया था। इसके तहत आरजेडी और वाम दलों के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां वे जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क को जाम भी किया जा रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कि 26 सितंबर की देर रात को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने इंजीनियरों से चर्चा की और मजदूरों का भी हालचाल जाना। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर पर सेफ्टी हेलमेट लगाए निरीक्षण करते दिख रहे हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं मोदी जी का। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वर्ग पीएम के अचानक इस तरह के बिना किसी सूचना और सुरक्षा के सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंचने की आलोचना कर रहा है, या तो दूसरी वर्ग तारीफ कर रहा है। दोस्तों, 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। जब 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन और फिर सशस्त्र पूजा का विधान है। 24 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अक्टूबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का 10वां महीना होता है। इस बार हिंदू व्रत एवं त्योहारों की दृष्टि से यह महीना खास होने वाला है। दरअसल इस महीने नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पर रहे हैं। इस महीने 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होगी। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। वही 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। वही 24 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इन सब के अलावा इस महीने और भी कई प्रमुख व्रत त्योहार आएंगे। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने से इनकार कर दिया, तो टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी दूरी बना ली है। जब मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। जब वह बीजेपी पर भी जमकर बरसी और कहा है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी देश बेचने में जुटी है। जब भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने रविवार को एक सभा में कांग्रेस से अलग होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैं सीपीएम से 30 साल लड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सीपीएम के साथ इसकी मिली
भगत थी जो अब तक जारी है। ये बीजेपी से भी मिली हुई है। हमने बीजेपी को देश से बाहर करने का वादा किया है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों टीएमसी ने कहा था कि राहुल गांधी पीएम मोदी का विकल्प नहीं बन पाए हैं और इसीलिए ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे यानी कि बीजेपी हार गए, लेकिन फिर भी शर्म नहीं है। वे एजेंसियों को भेज रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा और उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये केवल देश को बेचना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, अब देश को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं करने वाले सारण जिला के करीब 1200 प्राइवेट स्कूल बंद हो सकते हैं और इसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना अब प्राइवेट स्कूलों में संचालन के लिए QR कोड जारी करेगी और यह कोड उन्हीं को मिलेगी जो विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन कागजात अपलोड करेंगे। इनको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार सहित देश भर के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से काफी परेशान है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल तेल के दामों में एक बार फिर से 25 से 27 पैसे की बढ़ोतरी की है। खबर के अनुसार तेल कंपनियों ने जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं, इनका असर देश के सभी राज्यों पर पड़ा है। आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुका है, जबकि डीजल के दाम भी 100 के करीब पहुंच गया है। जब पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि होने से इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, यानी कि आप पर और हम पर, तथा इससे कई सारी चीजें महंगी हो रही है। दोस्तों, बिहार पुलिस के ऊपर एक कैदी के हाथ में कील ठोकने का आरोप लगा है। यह मामला शेखपुरा जेल से जुड़ा हुआ है। जहां घटना की शिकायत मिलने के बाद जज खुद इस मामले की जांच करने जेल पहुंचे। जहां शेखपुरा जेल में विचाराधीन कैदी के साथ मारपीट और हाथ में कील ठोकने की शिकायत के बाद रविवार को एडीजे विवेकानंद ने शेखपुरा जेल जाकर जांच की। इस दौरान जेल सुप्रिंटेंडेंट विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि रविवार को जेल में कैदी सोनू कुमार से पूछताछ करके जानकारी ली गई। आपको बता दें कि एडीजे विवेकानंद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव भी हैं। जहां प्राधिकार के सचिव की हैसियत से उन्होंने जेल में सोनू से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पीड़ित कैदी सोनू जमुई जिले का रहने वाला है। सोनू कई दिनों से बरबीघा कॉलेज का चेक का क्लोन बनाकर 20 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकालने के मामले में जेल में बंद है। सोनू के पिता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार में लिखित आवेदन देकर जेल में सोनू के साथ मारपीट करने और फिर हाथ में कील ठोकने की शिकायत की थी। दोस्तों, दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपको बता दूं कि दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C परियोजना सहायक और परियोजना सलाहकार के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। योग्यता की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार होनी चाहिए। आवेदन की तिथि की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को देखें और आवेदन करें। और ये वेबसाइट है www.icmr.nic.in। दोस्तों, अगर आप असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं और आपकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो तो आपके लिए खुशखबरी है। आप ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इससे किसी भी दुर्घटना और फिर बीमारी के दौरान खर्च की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कामगार दुर्घटना की दशा में 2 लाख रुपए बीमा के हकदार होंगे। परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने वाली आयुष्मान योजना में भी शामिल हो जाएंगे। यही नहीं, आपात स्थिति में सरकारी सहायता भी मिलेगी। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं www.gms.eshram.gov.in पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। असंगठित कामगारों में निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, रिक्शा चालक, फेरी वाले, प्रवासी और प्लेटफॉर्म कामगार, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक समेत हर तरह के कामगार आते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो फिर आप खुद से ही पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए ई श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाना होगा।
दोस्तों, किशनगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश्वर वैद के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शोक जताया है। अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शाहनवाज हुसैन ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के लिए रविवार को दिल्ली में थी। उन्हें जैसे ही राजेश्वर वैद के आकस्मिक निधन की खबर मिली तो वे दिल्ली से तुरंत बागडोगरा होते हुए किशनगंज पहुंच गए। शाहनवाज हुसैन ने राजेश्वर वैद के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। किशनगंज के पूर्व सांसद रहे सैयद शाहनवाज हुसैन से राजेश्वर वैद के काफी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए राजेश्वर वैद को अहम जिम्मेदारियां दी। राजेश्वर वैद से अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजेश्वर वैद जी से उनकी पहली मुलाकात 1998 में हुई थी, जब वह पहले चुनाव के लिए किशनगंज पहुंचे थे। जहां उसके बाद से राजेश्वर वैद से उनका हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। राजेश्वर वैद जी का जाना उनके लिए बेहद दुखद और व्यक्तिगत क्षति है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर क्या है तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो ईयरफोन के ज्यादा प्रयोग करने से युवा टिनिटस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में मरीज के कानों में से सें सें की अजीबोगरीब आवाजें गूंजती है, जो ना तो उन्हें ठीक से सुनाई देती है और न ही कुछ और काम में ध्यान लग पाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि LNJP अस्पताल की नाक कान गला विशेषज्ञ की OPD में इस बीमारी के मरीज पहले जहां महीने में 1-2 आते थे, अब हर रोज 2 से 3 केस आ रहे हैं, वे भी बिना किसी बहरापन या फिर किसी बीमारी के। जब पहले बड़ी उम्र के लोगों को ये रोग हुआ करता था, अब विशेषज्ञ भी इस बीमारी को लेकर चिंतित है। इसमें भी चिंता करने वाली बात यह है कि 100 में से 2 ही मरीज ठीक हो रहे हैं। जब चिकित्सकों के पास इसकी कोई सटीक दवाई नहीं है, मगर चिकित्सक जो दवाई दे रहे हैं वह भी 100 मरीजों में से 2 पर काम कर रही है। LNJP अस्पताल में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम के मुताबिक ये बहुत ही चिंता की बात है कि युवाओं में ये बीमारी मिल रही है। जब पहले 1 माह में 2 से 3 केस ही OPD में आते थे, वे भी बुजुर्गों में पाए जाते थे। अब मेरे पास हर दिन 2 से 3 टिटिनस के केस OPD में आ रहे हैं। दोस्तों, नक्सल प्रभावित राज्य में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अगला पूरा साल अपने राज्य में नक्सलवाद पर लगाम कसने में लगाएं। उन्होंने कहा कि नक्सली समूह तक पहुंचने वाले पैसों को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनानी होगी। इस बैठक में ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली गुटों के खिलाफ लड़ाई आखिरी चरण में है। अब नक्सलियों के हमलों पर पूरी तरीके से लगाम लगनी चाहिए। दोस्तों, सरकार मुख्य रूप से एक बार फिर से उपयोग होने वाले प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए 1 से 31 अक्टूबर 2021 तक 1 महीने चलने वाले देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 साल मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का हमारा संकल्प है, जो गांधी जी के सपनों का भारत है। दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जब दिल्ली में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग की है और इस पर बिहार में बैठक करने की बात कही है, तो वही नीतीश सरकार की ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना से वोट बनाने की कोशिश हो रही है। जहां उन्होंने कहा है कि ये हम नहीं होने देंगे, जब समय होगा तब जनगणना की बात की जाएगी। देश का विकास हो रहा है और उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जहां जातिगत जनगणना की आड़ में वोट लेने की कोशिश में विपक्ष काफी वक्त से लगा हुआ है, जहां उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए बेवजह की चीजों को हवा दी जा रही है। दोस्तों, दुल्हा और उसके घर वाले को नींद की गोलियां खिलाकर लुटेरी दुल्हन द्वारा सारे रुपए गहने लेकर रफू चक्कर होने का मामला सामने आया है। जी हां, दुल्हा और उसके परिजन को जब इस बात की जानकारी मिली तो फिर उनके पैरों के नीचे ही जमीन खिसक गई। जी हां, उन्होंने थाने में जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच की जा रही है। मामला बिहार का नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक के बोहर गाँव का है। जब बताया जाता है कि पीड़ित सुरेश कुमार ने दलालों के झांसे में आकर छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ कोर्ट में शादी रचाई,
जो उसकी उम्र से 10 साल बड़ी थी। यह शादी के लिए उसने दलालों को 70,000 रुपए भी दिए थे। शादी के बाद वे परिवार के साथ ऐसी घुल मिल गई कि परिवार वालों का उसने भरोसा जीत लिया, लेकिन ये सब एक छलावा साबित हुआ और शादी के कुछ दिन बाद ही दूल्हे और उसके परिवार वालों को नींद की गोलियां खिलाकर गहने और रुपए के साथ रफू चक्कर हो गई। पीड़ित सुरेश कुमार ने बताया है कि उसने छत्तीसगढ़ की एक युवती आरती के साथ 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी, जो उम्र में उससे 10 साल बड़ी थी। शादी के लिए उसने दलाल को 70,000 रुपए एटीएम से निकलवा कर दिए थे। शादी के 3 महीने बाद वे नींद की गोलियां खिलाकर गहने और पैसे लेकर फरार हो गए। जहां उसने 70,000 रुपए अपनी मां के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखे थे। वे चाहता है कि वे वापस आ जाए, उसके साथ रहे या फिर यहाँ आकर उसे कोर्ट में तलाक दे दें। दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक अनोखी स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों में एक अभियान की शुरुआत होगी। इस सफाई कार्यक्रम को अनोखी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान लंबित शिकायतों, पुरानी अनचाही फाइलों को निपटाने से जुड़ी होगी। जब पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के मुताबिक संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालय को 31 अक्टूबर से पहले निपटारा करना होगा। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालय और विभागों के एक पत्र जारी किया गया है। जहां अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबरों की माने तो इस निर्देश को लेकर कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालय और विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है। यह पत्र के आधार पर सभी कार्यालय 13 सितंबर को जरूरी जानकारी जुटाने में जुट गए हैं। जहां अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो फिर अक्टूबर महीने से शुरू होने वाली इस स्वच्छता मुहिम की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह सरकार की कोशिश है कि डेडलाइन से पहले ही काम निपटा जाए। दोस्तों, बिहार में कल भारत बंद को लेकर गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ रहा। विपक्षी पार्टी पोस्टर और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए थे, जो साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। इस बीच आरजेडी काफी सक्रिय थे, यह सरकार पर हमलावर हो रहे थे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया। फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, लेकिन ट्विटर के जरिए सरकार पर लगातार हमला करते हैं और हमला करते हुए भारत बंद का पुरजोर समर्थन कर दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत कृषकों के परिश्रमों से ताकत पाकर बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। ये मुट्ठी भर पूंजीपतियों का कोरोनी कैपिटलिज्म प्रधान देश नहीं, घोर पूंजीवाद समस्त धन को मुट्ठी भर लोगों की झोली में डालता है, जबकि किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है। इसीलिए हम किसानों और आज भारत बंद है के साथ है। इस ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानून को लेकर जबरदस्त घेर लिया है। जहाँ वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किसानों के समर्थन में बंद का सपोर्ट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि किसान ही हमारे देश की रीढ़ है और उन्हें गरीब रखकर देश कैसे संभल पाएंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तर्ज कसते हुए लिखा है कि किसानों के उगाए हुए अनाज को खाकर कृषकों को अपशब्द कहने वालों को शर्म नहीं आती है क्या? दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।